वेब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल WCI क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि इस वीडियो क्लास में हम ओ लेवल का सेकेंड मॉड्यूल वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग की जो सीरीज है उस सीरीज का चैप पार्ट 4 कवर कर रहे हैं और इस पार्ट 4 में W3 CSS यानी कि CSS फ्रेमवर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं और इनके साथ साथ में सभी चैप्टरों से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट करते हुए और उन क्वेश्चंस को लिया गया है। तो जिनको एक-एक करके हम देखते हैं। तो इनमें से पहला क्वेश्चन है W3 CSS से है यह। W3 CSS डज़ नॉट प्रोवाइड द फॉलोइंग बॉर्डर्स क्लासेस। W3 CSS में जो कौन सी क्लास हमें नहीं मिलती है। W3 CSS इनमें से कौन सी क्लास नहीं प्रोवाइड कराता है, जैसे कि W3 टॉप बॉर्डर। तो ये क्या करता है, ये भी अवेलेबल होता है, राइट बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, लेकिन W3 गटर बॉर्डर नहीं होता है, तो हमें गटर बॉर्डर नहीं प्रोवाइड कराता है। जैसे कि W3 टॉप बॉर्डर का यूज कब हम करेंगे, जब हमें केवल और केवल ओनली टॉप पर बॉर्डर अप्लाई करना हो, तो ये ओनली टॉप पे करेगा, जबकि ये क्या करेगा, ओनली बॉट राइट साइड में बॉर्डर को अप्लाई करता है, जबकि ये क्या करता है, ओनली बॉटम साइड में अप्लाई करता है। जिस एलिमेंट पर हम लगाते हैं उस एलिमेंट के। वही अगर हम यहाँ पे W3 बॉर्डर लगा देते हैं, तो W3 बॉर्डर लगा क्या काम करता है, तो W3 बॉर्डर जो होता है वो अराउंड यानी कि ऑल फोर साइड ये क्या करेगा, चारों तरफ बॉर्डर अप्लाई करता है। तो अगर दिया जाता है कि किसी भी एलिमेंट पर बॉर्डर देने के लिए, तो वो W3 बॉर्डर क्लास का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है W3 CSS इज ए स्टैंडर्ड CSS दैट हैज। W3 CSS जो है वो CSS के स्टैंडर्ड पर आधारित है, जावा क्वेरी लाइब्रेरी या जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी, या बोथ ए एंड बी आर ट्रू या बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। तो W3 CSS क्या है, तो यह W3 CSS जो है ये CSS का एक फ्रेमवर्क है। तो ये क्या है, एक फ्रेमवर्क है जिसे हम क्या कहते हैं, W3 CSS कहते हैं। तो इनमें से ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, कि ना तो ये जावा क्वेरी की लाइब्रेरी है W3 CSS, ना ही जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ये क्या है, यह CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट का ही एक फ्रेमवर्क है। अगला, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट W3 CSS। W3 CSS के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है। W3 CSS इज a modern responsive mobile first CSS framework। यानी कि W3 CSS जो है यह एक मॉडर्न तथा रिस्पॉन्सिव, इसके साथ साथ में मोबाइल के लिए या मोबाइल डिवाइसों के लिए कंपैटिबल वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। तो या यूज किया जाने वाला फ्रेमवर्क है, तो यह पॉइंट सही है, क्योंकि W3 CSS का जो प्राइमरी यूज अगर देखा जाता है, तो प्राइमरी यूज हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब क्या है, कि वह वेबसाइट, उस वेबसाइट का जो वेब पेज है वो प्रत्येक डिवाइस के लिए क्या होना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो टैबलेट हो। अगला आता है W3 CSS प्रोवाइड इक्वलिटी फॉर ऑल ब्राउज़र। W3 CSS जो होता है ये सभी ब्राउज़रों पर सपोर्ट करता है, यह एक ही जैसे रन होता है, तो यह भी पॉइंट सही है। W3 CSS प्रोवाइड इक्वलिटी फॉर ऑल डिवाइस, ये सभी डिवाइसों के लिए क्या करता है, इक्वलिटी प्रोवाइड कराता है, तो यह भी पॉइंट सही है। लेकिन W3 इज नॉट द स्टैंडर्ड ऑफ CSS, यह बताया गया है कि W3 CSS का स्टैंडर्ड नहीं है। तो W3 CSS जो है वो CSS का ही स्टैंडर्ड है या स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है। तो इनमें से जो पॉइंट गलत हो जाता है वो डी ऑप्शन सही है। अगला, W3 CSS does not provide the following border classes। W3 CSS में से कौन सी बॉर्डर क्लास नहीं प्रोवाइड कराता है, W3 बॉर्डर गटर प्रोवाइड नहीं कराता है, तो जैसा कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन, W3 टेबल डज नॉट प्रोवाइड द फॉलोइंग क्लास फॉर टेबल्स। W3 CSS में टेबल के लिए, किसके लिए पूछा जा रहा है, टेबल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्लास हमें नहीं अवेलेबल होती, नहीं मिलती है। W3 स्ट्रिप्ड या बॉर्डर या बॉर्डर। तो W3 स्ट्रिप्ड क्या करता है, तो अल्टरनेट ये अल्टरनेट रो कलर रो कलर फिल करता है। तो अल्टरनेट रो कलर देने के लिए हम क्या करते हैं, W3 स्ट्रिप्ट लगाते हैं, जहाँ पे क्या किया जाता है,
प्रत्येक जो ऑड सेल होती है, ऑड रो होती है, उस प्रत्येक ऑड रो को ये ग्रे कर देता है। वही जब W3 स्ट्रिप कोई भी ऐसी क्लास नहीं है, तो यहाँ से सही ऑप्शन होता है वो बी, क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है कि टेबल के लिए कौन सी क्लास नहीं है, W3 स्ट्रिप नहीं है, बल्कि W3 स्ट्रिप्ड होता है। W3 बॉर्डर किसके लिए होता है? तो यहाँ हम टेबल बॉर्डर, ये क्या करते हैं, टेबल बॉर्डर के लिए, कि अगर हम टेबल पर बॉर्डर देना चाहते हैं तो W3 बॉर्डर लगाएंगे। वही W3 बॉर्डर का यूज कर किस लिए करते हैं, तो ये होता है सेल बॉर्डर के लिए। अगर हम सेल बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, W3 बॉर्डर। यानी कि अगर हम एक टेबल बनाते हैं तो टेबल के चारों तरफ का जो बॉर्डर अप्लाई हो रहा है, ये कौन लगाएगा, तो ये लगाएगा W3 बॉर्डर के माध्यम से हम यूज करेंगे। लेकिन अगर इसी के अंदर जो हमारी सेल बनी हुई है, उन सेल्स पर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, इस तरीके से चाहते हैं कि प्रत्येक सेल का अपना एक बॉर्डर होना चाहिए, तो इसके लिए कौन सी क्लास लगानी होगी, W3 बॉर्डर लगानी होगी। तो हम यूज करेंगे W3 बॉर्डर। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज नॉट अबाउट द रिस्पॉन्सिव, निम्नलिखित में से कौन सा रिस्पॉन्सिव के बारे में कौन सही नहीं है, तो ट्रू नहीं यानी कि गलत, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। W3 रिस्पॉन्सिव क्लास क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव टेबल। W3 रिस्पॉन्सिव क्लास जो होती है वो क्या करती है, रिस्पॉन्सिव टेबल क्रिएट करती है, तो यहाँ पॉइंट सही है। कि जैसे कि रिस्पॉन्सिव टेबल क्या होती है, कि जब हमारी टेबल का डेटा क्या है, अधिक है, और डिवाइस की जो स्क्रीन है वो स्क्रीन की विड्थ कम है, तो ऐसे में क्या होता है, टेबल के बॉटम में हमें एक स्क्रॉल बार मिल जाता है, जिस स्क्रॉल बार के माध्यम से हम क्या कर पाते हैं, उस टेबल को स्क्रॉल करते हुए उसके संपूर्ण कंटेंट को देख पाते हैं। दूसरा, इट स्क्रॉल हॉरिजॉन्टली ऑन स्मॉल स्क्रीन, तो ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करने की सुविधा देता है, क्योंकि क्या क्या होता है, हमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार मिल जाता है, यहाँ भी पॉइंट सही है। W3 टेबल क्लास है रिस्पॉन्सिव टेबल। W3 टेबल क्लास जो होती है वह रिस्पॉन्सिव टेबल के लिए यूज की जाती है, तो W3 टेबल रिस्पॉन्सिव के लिए नहीं यूज की जाती है, किसके लिए, W3 टेबल बनाने के लिए, यानी कि टेबल क्रिएट करने के लिए या टेबल को लागू करने के लिए हम क्या करते हैं, W3 टेबल का यूज करते हैं। अगला, ऑन लार्ज स्क्रीन देयर इज नो डिफरेंस, लार्ज स्क्रीन यानी कि छोटी स्क्रीन या बड़ी स्क्रीन, जो क्या है, किसी में भी कोई अंतर नहीं रखता है, तो यह रिस्पॉन्सिव का पॉइंट सही है। तो यहाँ पे जो गलत आता है, गलत कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, की W3 टेबल जो होता है ये रिस्पॉन्सिव नहीं क्रिएट करता है, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए W3 रिस्पॉन्सिव लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द बेसिक लिस्ट इन W3 CSS। W3 CSS में बेसिक लिस्ट क्रिएट करने का काम कौन करता है, तो बेसिक लिस्ट कौन सी होती है, जैसे कि W3 CSS या CSS फ्रेमवर्क में हम कितने प्रकार की लिस्ट क्रिएट कर पाते हैं, तो टू टाइप की लिस्ट क्रिएट करते हैं, कर सकते हैं। कौन कौन सी होती है, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरी होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए क्या यूज करेंगे, तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो क्लास यूज करते हैं वो W3 OL यूज करते हैं, और जबकि इसके लिए क्या करते हैं, W3 UL यूज करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही है, बेसिक लिस्ट कौन क्रिएट कर रहा है, W3 UL कर रहा है। W3 बॉर्डर किसके लिए होता है, बॉर्डर अप्लाई करने के लिए, थ्री बॉर्डर के नाम से नहीं, थ्री सेंटर के नाम से नहीं, W3 सेंटर होता है यहाँ पर, किसके लिए, सेंट्रलाइजमेंट के लिए। अगला, आइडेंटिफाई द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज इन द W3 फॉन्ट। W3 फॉन्ट में प्रयुक्त डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है, तो जो W3, वो W3 CSS, यहाँ पे जो W3 CSS इसका जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है, डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है, तो डिफॉल्ट फॉन्ट जो होता है जिसका नेम होता है वरदाना, VERDANA। तो वरदाना जो है वो W3 CSS या CSS फ्रेमवर्क का डिफॉल्ट फॉन्ट होता है। अगला, W3 कंटेनर क्लास एडेड पैडिंग टू एनी HTML एलिमेंट। W3 सी कंटेनर क्लास जो होती है वह पैडिंग किसी भी HTML एलिमेंट में कितना पैडिंग ऐड करती है, तो W3 कंटेनर जो होता है, कंटेनर क्या करता है, कंटेनर क्रिएट करता है। अब इस कंटेनर में ये हमें 16 पिक्सल की पैडिंग लेफ्ट में देता है, जबकि 16 पिक्सल की पैडिंग
राइट में देता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाइड व्हिच इज नॉट द करेक्ट इमेज सीएसएस इन डब्ल्यू3 सीएसएस। पहचान करेंगे कि डब्ल्यू3 सीएसएस में कौन सा इमेज क्लास सही नहीं है। तो इमेज के लिए कौन सा क्लास सही नहीं है? डब्ल्यू3 राउंड क्या करते हैं? राउंडेड इमेज, राउंडेड इमेज क्रिएट करने के लिए इमेज क्रिएट करता है। ये क्या करता है? राउंडेड इमेज बॉर्डर, इमेज पर जो बॉर्डर लगाता है उसे क्या करता है? राउंडेड बॉर्डर। जैसे कि इस तरीके से हम राउंडेड बॉर्डर यूज करना चाहते हैं कि कॉर्नर क्या किए जा रहे हैं? राउंड किए जा रहे हैं। वही सर्कल क्या करेगा? ये बनाएगा सर्कल इमेज, इमेज को क्या कर देता है? सर्कल के रूप में दे देता है। जैसे कि इस तरीके से एक सर्कल में इमेज देना है। डब्ल्यू3 बॉर्डर किस के लिए होता है? तो यह इमेज पर बॉर्डर करने के लिए या इमेज पर बॉर्डर अप्लाई करने के लिए होता है। और ये यूज करते हैं तो हमें इस चार कॉर्नर का बॉर्डर मिल जाता है। डब्ल्यू3 ओवल क्लास नहीं होती, तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि क्या पूछा जा रहा है? नॉट करेक्ट। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यू3 कलर एंड डब्ल्यू3 टेक्स्ट कलर क्लास कैन बी यूज टू कलर। डब्ल्यू3 कलर तथा डब्ल्यू3 टेक्स्ट कलर का यूज किस लिए किया जाता है या किसका कलर करने के लिए? तो जैसा कि डब्ल्यू3 कलर और डब्ल्यू3 टेक्स्ट कलर का यूज किस लिए किया जाता है? एनी एचटीएमएल एलिमेंट, किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट का कलर चेंज करने के लिए हम डब्ल्यू3 और डब्ल्यू3 टेक्स्ट कलर का यूज करते हैं। डब्ल्यू3 कलर जो चेंज करता है, ये क्या करता है? तो ये टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज करता है। तो ये टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता है, जबकि ये किसके लिए होता है? तो ये फॉन्ट का कलर, यानी फॉन्ट या टेक्स्ट का कलर जिसे बोलते हैं, फॉन्ट का टेक्स्ट कलर चेंज करता है। तो अगर पूछा जाता है कि डब्ल्यू3 सीएसएस में फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो डब्ल्यू3 टेक्स्ट और कलर का नेम देते हैं। जैसे कि हमें टेक्स्ट का कलर रेड करना है, तो उसके लिए लगाएंगे डब्ल्यू3 टेक्स्ट, और फिर उसके बाद क्या करेंगे? रेड वर्ड दे देंगे। वही अगर इसका बैकग्राउंड हम येलो चाहते हैं, तो क्या करेंगे? डब्ल्यू3 येलो लगा देंगे, तो यहाँ पर अक्षरों का जो बैकग्राउंड होगा वो येलो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हेडिंग इन डब्ल्यू3 फॉन्ट। डब्ल्यू3 फॉन्ट में हेडिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो हेडिंग के लिए सही नहीं स्टेटमेंट होने वाला, जैसा कि दिया गया, सैगोन आईजीआई इज द डिफॉल्ट फॉन्ट फॉर हेडिंग। हेडिंग के लिए जो डब्ल्यू3 सीएसएस में फॉन्ट डिफॉल्ट होता है वो सैगोन आईजीआई है। तो यह सही है। सैगोन आईजीआई हैव मोर नैरो लेटर स्पेसिंग, तो यह भी सही है। हेडिंग अलाउ अ लेस नंबर ऑफ लेटर इन द हेडिंग, जो हेडिंग होता है वो कम से कम अक्षरों को ही अलाउ कराता है हेडिंग के रूप में, तो यह पॉइंट गलत हो जाता है। हेडिंग में आप चाहें जितने भी अक्षर दे सकते हैं। स्मॉलेस्ट हेडिंग टैग इज H6, तो यह भी सही है। जैसे कि हेडिंग के जो लेवल होते हैं, तो हेडिंग के जो टोटल लेवल होते हैं वो कितने हैं? एचटीएमएल में हमने ये देखा था, तो इसके 6 लेवल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि H1 से लेकर के H6 तक होते हैं। सबसे जो लार्ज या डार्क होता है वो कौन सा होता है? तो सबसे लार्ज होता है H1, और जबकि सबसे स्मॉल कौन सा है? तो वो H6 है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग डब्ल्यू3 पैनल। पैनल के अकॉर्डिंग या डब्ल्यू3 पैनल क्लास के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? डब्ल्यू3 पैनल क्लास इज परफेक्ट फॉर डिस्प्लेइंग नोट, सही है। डब्ल्यू3 पैनल क्लास इज परफेक्ट फॉर डिस्प्लेइंग कोड्स, ये भी सही है। डब्ल्यू3 पैनल क्लास परफेक्ट फॉर डिस्प्लेइंग अलर्ट, यह भी सही है। तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, सही। अगला है विच सीएसएस स्पेसिफिकेशन वाज फर्स्ट डिक्लेयर टू बिकम एन ऑफिशियल डब्ल्यू3 रिकमेंडेशन। तो किस सीएसएस स्पेसिफिकेशन को पहली बार आधिकारिक डब्ल्यू3 रिकमेंडेशन यानी कि रिकमेंडेशन के द्वारा घोषित किया गया था? अच्छा, यहाँ पे डब्ल्यू3 सी का अगर फुल नेम पूछा जाता है, तो डब्ल्यू3 सी का फुल नेम क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसर्टियम होता है। तो इसका फुल नेम अगर हम देखते हैं तो दिया क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब
कंसोर्टियम। क्योंकि W3CSS फ्रेमवर्क जो है, इसे किसकी रिकमेंडेशन पर विकसित किया गया है? तो W3 सी की रिकमेंडेशन पर विकसित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा? CSS लेवल 1। अगला है विच इज नॉट अ वैलिड लिस्ट टाइप इन W3 लिस्ट। W3 लिस्ट में कौन सा एक वैलिड लिस्ट नहीं होती है? तो वैलिड लिस्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, और अगर हम लिस्ट यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं तो क्या दिया गया है कि यहाँ पर साइज को दिया गया है। तो हमें यहाँ पर जैसा कि स्मॉल का मिल जाता है, लिस्ट को स्मॉल कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं और एक्स लार्ज कर सकते हैं, बट एक्स स्मॉल नहीं किया जा सकता है। एक्स स्मॉल की जगह पे क्या होता है, जैसे कि टोटल जो हमें साइज से रिलेटेड क्लासेस मिलती हैं, तो साइज से रिलेटेड जो टोटल क्लासेस हैं वो कितनी होती हैं? यहाँ पर 8 क्लासेस होती हैं। जो सबसे स्मॉल होती है वो कौन सी होती है? जैसे कि W3 टिनी। अगर हम टिनी लगाते हैं तो ऐसे में क्या होगा? सबसे छोटा है। टिनी के बाद क्या होगा? स्मॉल होगा, मीडियम होगा, लार्ज होगा, एक्स लार्ज, डबल एक्स लार्ज। जैसे कि टिनी है, टिनी के बाद में स्मॉल है, स्मॉल के बाद में मीडियम है, मीडियम, इसके साथ साथ में लार्ज होता है तथा एक्स लार्ज है, डबल एक्स लार्ज होता है और ट्रिपल एक्स लार्ज होता है और जम्बो होता है। तो सबसे बड़ी जो क्लास होती है वो सबसे बड़ी क्लास कौन सी होती है? तो वो होती है जम्बो क्लास। तो यहाँ पे एक्स स्मॉल के नाम से कोई भी क्लास नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट अ वैलिड टेक्स्ट अलाइसमेंट क्लास इन W3CSS। टेक्स्ट अलाइसमेंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्लास सही नहीं है? तो जैसा कि W3 लेफ्ट अलाइन, ये क्या करेगा? लेफ्ट अलाइसमेंट के लिए ये लेफ्ट अलाइसमेंट के लिए हम यूज करेंगे। W3 राइट क्या करेगा? तो ये राइट अलाइसमेंट के लिए होगा। ये किसके लिए है? तो ये सेंटर अलाइसमेंट के लिए है, या सेंटर अलाइसमेंट पर लगाएगा। लेकिन W3 डॉट सेंटर्ड एट अलाइन यह क्लास गलत है, क्योंकि कोई भी क्लास में डॉट नहीं लगता है, सभी में क्या है? प्रीफिक्स क्या रहता है क्लास का? W3 डैश। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द फ्रेमवर्क। निम्नलिखित में से कौन फ्रेमवर्क के ढांचे में शामिल नहीं है? तो फ्रेमवर्क के ढांचे में कौन नहीं शामिल है? जैसे कि फॉन्ट साइज नहीं है, या CSS रीसेट नहीं है, या बटन स्टाइल नहीं है, या फॉर्म नहीं है। तो जैसा कि यहाँ पर फॉन्ट साइज नहीं अवेलेबल है CSS फ्रेमवर्क के मूल ढांचे में। अगला आता है हाउ मैनी कॉलम आर देयर इन अ ग्रिड ऑफ अ स्केलेटन। यानी कि एक कंकाल, यानी कि स्केलेटन का मतलब एक कंकाल, एक स्केलेटन के मूल ग्रिड में कितने स्तंभ होने होते हैं? तो यानी कि जो CSS में जो मैक्सिमम कॉलम होते हैं वो कितने होते हैं? 12 कॉलम होते हैं। और इस 12 कॉलम के लिए अगर हम क्लासेस देखते हैं तो डिवाइस के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कि अगर लार्ज डिवाइस है तो लार्ज के लिए कौन कौन से यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं, और एक जैसे कि मीडियम डिवाइस के लिए होता है, और वही एक स्मॉल डिवाइस के लिए होता है। यहाँ से कुछ जो है यहाँ पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं। जैसे कि लार्ज के लिए क्या होता है? L1 है, और इसके लिए इसके साथ साथ में L2 होता है, और L2 के साथ साथ में L3 होता है, और इसके साथ साथ में L6 होता है। इसी तरीके से M है, M का होता है, और यहाँ पर स्मॉल के लिए क्या हो जाएगा? S1 हो जाएगा, इसके लिए M1 है। अब जैसे कि L1 अगर पूछा जा रहा है तो L1 ये संपूर्ण जो यहाँ पे दिया गया है 12 कॉलम क्या है? ये संपूर्ण स्क्रीन है। अब इस स्क्रीन में अगर हम उसकी चौड़ाई देखते हैं तो ये टोटल कितना है? 100% है। तो ऐसे अगर एक कॉलम का साइज पूछा जा रहा है तो एक कॉलम का साइज कितना हो जाएगा? तो एक कॉलम का साइज हमें यहाँ पर कितना मिलेगा? 8.66 मिलेगा। 8 नहीं, 1.33, 8.33% क्या कर रहा है? एक कॉलम जो है स्क्रीन के साइज का कवर कर रहा है। तो यहाँ पे 8.33। इसी तरीके से दो कॉलम कितना कवर करेंगे? तो 16.66 कवर करेंगे। वही अगर तीन कॉलम का लेते हैं
तो 3 कॉलम कितना करेंगे तो उसका 3 गुना कर लेंगे। तो टोटल यहाँ पे कॉलम की संख्या कितनी है 12 है। अगला है बूटस्ट्रैप वाज फर्स्ट इंक्लूडेड इन बूटस्ट्रैप को सबसे पहले पेश किया गया था। तो बूटस्ट्रैप को सबसे पहले किसके द्वारा पेश किया गया था? ट्विटर के द्वारा पेश किया गया है। ट्विटर क्या है? तो ट्विटर जैसा कि एक माइक्रो ब्लॉगिंग या एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और इसके अगर फाउंडर पूछा जाता है, ट्विटर के फाउंडर कौन है? तो ट्विटर के फाउंडर जो है वो कौन है? जैक डोर्सी है, जैक डोर्सी। अगला क्वेश्चन है विच सीएसएस फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय ट्विटर सीएसएस। ट्विटर सीएसएस के द्वारा सीएसएस फ्रेमवर्क विकसित किया गया है। कौन सा सीएसएस फ्रेमवर्क विकसित किया गया है? तो बूटस्ट्रैप विकसित किया गया है। द W3 कॉल क्लास डिफाइन वन कॉलम इन अ कॉलम रेस्पॉन्सिव ग्रिड कॉलम। तो W3 कॉल्स क्या करता है? कॉलम डिफाइन करता है। तो W3 कॉल्स क्लास क्या करेगी? कॉलम डिफाइन करेगी, लेकिन एक ग्रिड में, रेस्पॉन्सिव ग्रिड में जो मैक्सिमम कॉलम होते हैं वो कितने होते हैं? 12 होते हैं, 12 कॉलम दे सकते हैं। अगला है W3 सर्कल क्लास यूज्ड फॉर। W3 सर्कल क्लास का प्रयोग किस लिए किया जाता है? डिस्प्ले कंटेंट इनसाइड अ सर्कल। कि कंटेंट को अगर हम एक सर्कल के अंदर इस तरीके से दिखाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? W3 सर्कल करते हैं। लेकिन अगर दिया जाता है राउंडेड बॉर्डर बनाने के लिए कौन सा क्लास यूज करते हैं? तो W3 राउंड क्लास यूज करते हैं। अगला आता है W3 CSS ग्रिड इज यूज्ड फॉर। W3 CSS में ग्रिड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग के लिए, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट करने के लिए किया जाता है। अगला आइडेंटिटी द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज इन W3 फॉन्ट। W3 फॉन्ट जो होता है वह उसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या होता है? या अगर डायरेक्टली पूछा जाता है कि W3 CSS का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या होता है? तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट जो होता है वो कौन है? वर्धना है। तो ये क्या है? W3 का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है। अगला क्वेश्चन है W3 नैवबार क्रिएट W3 नैव बार क्लास अगर हम लगाते हैं तो यह क्या क्रिएट करेगा? तो नैव बार किसके लिए होता है? नैव बार का मतलब नेविगेशन बार, और नेविगेशन बार कैसा होता है कि हॉरिजॉन्टल क्रिएट करेगा या वर्टिकल? तो ये हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार क्रिएट करने के लिए क्या यूज करते हैं? W3 नैव बार यूज करते हैं। लेकिन वही अगर एलिमेंट पूछा जाता है नेविगेशन बार के लिए, तो नेविगेशन बार क्रिएट करने के लिए HTML का कौन सा एलिमेंट होता है? तो वो नेव एलिमेंट होता है। और यह एलिमेंट किसके अंदर किस वर्जन में आता है? तो यह HTML5 का एलिमेंट है। अगला क्वेश्चन है W3 CSS has inbuilt responsive designing so that the website created using W3 CSS will redesign itself as per the device size। यानी कि यह बताया जा रहा है कि W3 CSS में बिल्ट इन रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग है। W3 CSS फ्रेमवर्क जो है इसके अंदर क्या है? बिल्ट इन है। क्या बिल्ट इन है? रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग है। इसलिए जो भी वेबसाइट W3 CSS का उपयोग करके बनाई जाती है वह स्वयं को डिवाइस के अनुसार क्या करती रहती है? बदलती रहती है या रिसाइज करती रहती है। तो यह पॉइंट सही है, क्योंकि रेस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब यही है कि एक जो वेबसाइट का कंटेंट है या जो वेब पेज है वो डिवाइस के अकॉर्डिंग या डिवाइस की स्क्रीन के अकॉर्डिंग क्या करता रहेगा? खुद को रिसाइज करता रहता है। अगला क्वेश्चन है W3 hover color class set the background color of an element when mouse hover over it। तो बताया जा रहा है कि W3 hover color क्लास जो होती है वो किसी भी एलिमेंट पर जब हम माउस होवर करते हैं तो उसका बैकग्राउंड कलर अप्लाई करने के लिए यूज की जाती है। तो ये सही है। तो जैसे कि अगर एक टेक्स्ट दिया गया है उस टेक्स्ट पर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो इसके लिए क्या करना है? बैकग्राउंड हॉवर करने पर चेंज करना है तो इसके लिए लगाते हैं W3 हॉवर। और कैसा कलर करना है? वो जैसे कि कलर करना है तो ये कलर दे देंगे। वही अगर हम चाहते हैं कि टेक्स्ट को हॉवर करने के लिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? W3 हॉवर टेक्स्ट। और टेक्स्ट कैसा चाहिए? तो वो हमें ब्लू चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पे माउस को हॉवर करने पर जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर होगा, बैकग्राउंड कलर यह रेड हो जाएगा। और वही
टेक्स्ट माउस को हॉवर करने पर टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा या फॉन्ट का कलर क्या हो जाएगा, तो वो ब्लू हो जाएगा। तो अगर पूछा जाता है कि हॉवर करने के लिए, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है हॉवर लगेगा, लेकिन हॉवर नहीं करना, डायरेक्टली हमें कलर चेंज करना है, तो W3 कलर लगा देंगे। अगला, Bootstrap was built in by Mark Otto and the internal use in the Twitter it was launched as a free software for the public। तो जैसे कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो Bootstrap के ट्विटर में इंटरनल प्रयोग के लिए Bootstrap के ट्विटर में इंटरनल प्रयोग के लिए मार्क ओट्टो के द्वारा बनाया गया है या पब्लिक के लिए फ्री सॉफ्टवेयर के रूप में लॉन्च किया गया है। तो यह फ्री सॉफ्टवेयर के रूप में लॉन्च किया गया है, यह फ्रीली अवेलेबल है। अगला है, टू बिल्ड अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट वी नीड अ ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र रिस्पॉन्सिव बुकमार्क लेट्स कोड एडिटर फॉर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन टेस्टिंग। यानी कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए हमें वेब ब्राउज़र, रिस्पॉन्सिव बुकमार्क टेम्पलेट, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन टेस्टिंग के लिए कोड एडिटर की ज़रूरत होती है। तो यह सही है। जैसे कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले कोड एडिटर होना चाहिए। कोड एडिटर होने का मतलब जिस पर हम कोड लिखेंगे, जैसे कि हम ले लेते हैं नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस, क्या है? कोड एडिटर है। और इसके साथ-साथ में क्या होना चाहिए? रिस्पॉन्सिव बुकमार्क होना चाहिए हमारे पास। रिस्पॉन्सिव बुकमार्क टेम्पलेट या बुकमार्कलेट्स होने का मतलब है यानी कि हमारे पास कोड होना चाहिए। कोड के रूप में क्या हम ले ले रहे हैं, जैसे कि सीएसएस फ्रेमवर्क ले रहे हैं। सीएसएस का एक फ्रेमवर्क जो है जिसे हम क्या कहते हैं, W3 सीएसएस, W3 सीएसएस ले रहे हैं। और वेब ब्राउज़र होना चाहिए क्या करने के लिए, देखने के लिए वेब पेज के कंटेंट को। तो जैसे कि वो हम क्या ले लेते हैं, गूगल क्रोम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास तीनों चीज़ें होनी चाहिए अगर हम एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को बनाना चाहते हैं। अगला, W3 कंटेनर क्लास ऐड 16 पिक्सल पैडिंग टू द लेफ्ट एंड राइट। W3 कंटेनर जो होता है वो क्या करता है, 16 पिक्सल की पैडिंग लेफ्ट और राइट में ऐड करता है, तो सही है। जैसे कि कंटेनर का मतलब एक जो आपने का कंटेनर बना हुआ है, जो div के माध्यम से हेडर या फुटर या किसी भी कंटेनर एलिमेंट के माध्यम से अगर बनाया गया है, तो कंटेनर के लिए क्लास कौन सी होती है, W3 कंटेनर होती है। और जब भी हम W3 कंटेनर लगाएंगे, तो ये 16 पिक्सल की पैडिंग लेफ्ट में छोड़ेगा और 16 पिक्सल की जो पैडिंग होता है वो राइट में छोड़ता है, ये ऐड करता है। अगला, W3 पैनल क्लास एट द 16 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट पैडिंग। W3 पैनल जो होता है वो लेफ्ट और राइट में 16 पिक्सल की पैडिंग ऐड करता है। तो यह पॉइंट जो होगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि W3 जो पैनल होता है वह लेफ्ट एंड राइट में ना छोड़ते हुए किस तरफ यूज किया जाता है, या टॉप एंड बॉटम पे काम करता है। यानी कि अगर हम पैनल लगाते हैं, जैसे कि अगर हम 16 पिक्सल और 16 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट में, ये कौन छोड़ेगा, तो ये छोड़ेगा W3 कंटेनर क्लास। लेकिन अगर हम यूज करते हैं यहाँ पे कौन सा, W3 पैनल, तो W3 पैनल क्या करता है यहाँ पर, टॉप में 16 पिक्सल छोड़ता है और बॉटम में 16 पिक्सल छोड़ता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो कौन सा, नो है। क्यों नो है, क्योंकि ये टॉप एंड बॉटम पे काम करता है। अगला था, W3 CSS framework contain many letters that are used to style text and add effect। W3 CSS framework में कई क्लासेस होती हैं जिनका प्रयोग करते हुए हम टेक्स्ट पर अलग अलग प्रभाव या अलग अलग स्टाइल जोड़ते हैं, तो यह सही है। जैसे कि हमें कलर के लिए W3 कलर मिल जाता है, जिससे कि बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए W3 टेक्स्ट कलर मिल जाता है। माउस हॉवर कलर चेंज करने के लिए W3 हॉवर टेक्स्ट कलर मिल जाता है। वही अगर हम ओपेसिटी लगाना चाहते हैं, तो टेक्स्ट पर ओपेसिटी भी लगा सकते हैं, इसके लिए W3 ओपेसिटी क्लास मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, W3 CSS ग्रिड स्ट्रक्चर सपोर्ट 12 कॉलम। W3 ग्रिड स्ट्रक्चर जो होता है वह 12 कॉलम सपोर्ट करता है, तो ये सही है। ग्रिड स्ट्रक्चर में टोटल कॉलम कितने हैं, 12 हैं।
अगला W3 ग्रेस्केल क्लासेस एंड ग्रेस्केल इफेक्ट टू द इमेज। W3 ग्रेस्केल जो क्लास होती है वह इमेज पर ग्रेस्केल प्रभाव डालने के लिए होती है, तो यह भी सही है। एक इमेज अगर हमने डाली है और उसको क्या कराना चाहते हैं, ग्रेस्केल कराना चाहते हैं, प्रभाव लगाना चाहते हैं, ये एक प्रकार से क्या है, तो यह एक फ़िल्टर है। अगर हम इसे फ़िल्टर करना चाहते हैं किसमें, ग्रेस्केल में, तो हम ग्रेस्केल प्रॉपर्टी लगा देंगे। इसी तरीके से अगर सेपिया प्रभाव डालना है तो W3 सेपिया लगा देंगे, ओपेसिटी लगाना है तो W3 ओपेसिटी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, यू कैन डाउनलोड द W3 CSS फाइल ऑन योर लोकल मशीन एंड इंक्लूड इन योर HTML कोड। आप अपने मशीन में क्या कर सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर में W3.CSS फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और उसे आप अपने HTML कोड में इंक्लूड कर सकते हैं, तो यह भी सही है। जैसे कि जो सी एस W3 CSS है, W3 CSS कितने प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, प्रयोग करने के दो हैं, एक होता है CDN बेस्ड, एक होता है CDN बेस्ड हम यूज कर सकते हैं, और दूसरा कौन सा होता है, लोकल इंस्टॉलेशन। लोकल इंस्टॉलेशन लोकल इंस्टॉलेशन के माध्यम से रन कर सकते हैं, या W3 CSS का यूज कर सकते हैं। CDN बेस्ड जो होता है ये क्या है, ऑनलाइन मोड होता है, जबकि ये कैसा होता है, ये ऑफलाइन मोड होता है। और इस ऑफलाइन मोड के लिए हम क्या यूज करते हैं, इस फाइल को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद कोड में क्या करते हैं, उसे लिंक करते हैं। लिंक करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो HTML के अंदर हम लिंक टैग लगाते हैं। उसके बाद REL एट्रीब्यूट लगाते हैं, यानी कि यह फाइल जो है वह किससे रिलेटिव है, तो इसके लिए हम दे देते हैं कि हम यहाँ पर स्टाइल शीट लगा रहे हैं, जो किसमें है, टेक्स्ट में है। ये टेक्स्ट एक स्टाइल शीट है, और फिर उसके साथ साथ में हम क्या करते हैं, href एट्रीब्यूट देते हैं, और href एट्रीब्यूट में URL यानी कि जिस एड्रेस पर इस फाइल को सेव करके रखा गया है वो एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं, तो इससे यह लिस्ट यानी कि ये जो फाइल होती है वो हमारे प्रोग्राम में लिंक हो जाती है। अगला, आइडेंटिफाई द क्लास विच डज नॉट बिलोंग टू W3 CSS। वह कौन सी, आइडेंटिफाई द क्लास विच डज नॉट बिलोंग टू W3 CSS, निम्नलिखित में से कौन सी क्लास है जो W3 CSS से स्टार्ट नहीं होती है। तो जैसा कि यहाँ पे जो दिया गया है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सही है, W3 CSS जो नहीं, आइडेंटिफाई द क्लास विच डज नॉट बिलोंग टू W3 क्लासेस, कि जो W3 की CSS की क्लासें होती हैं वो क्लास उनकी आइडेंटिफाई क्लास जो होती है वो आइडेंटिफाई नहीं होती है, तो यह क्या आइडेंटिफाई है, तो वो क्लास आइडेंटिफाई होती है। जैसे कि यहाँ पे हम W3-CSS, ये क्या है, ये क्लास बनी होती है, कहाँ बनी हुई है, तो जो हम लिस्ट यहाँ से लिंक कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं लोकल इंस्टॉलेशन के माध्यम से W3 CSS, कहाँ से, W3 स्कूल्स की वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, तो उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो सारी क्या होती हैं, क्लासेस बनी होती हैं हर एक स्टाइल के लिए। जैसे कि W3 कलर के नाम से इस सीट के अंदर एक क्लास बनी हुई है, ये एक सेलेक्टर है, और इसमें प्रॉपर्टी पड़ी हुई है कि हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड बैकग्राउंड डैश कलर, और कैसा कलर, रेड, वैल्यू इसकी सेट कर दी गई है, और यहाँ पर कलर की जगह पे क्या यूज किया जाता है, रेड यूज किया जाता है, W3 रेड के नाम से। तो है इसीलिए क्या होता है, जहाँ पर भी हम W3 रेड लगा देते हैं वहां पे बैकग्राउंड कलर रेड आ जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, स्पेसिफाई वन कॉलम इन अ कॉल W3 कॉल 12 कॉलम ग्रिड। तो इसका जो सही आंसर आ जाता है वो, जैसे कि अगर हम एक कॉलम, स्पेसिफाई वन कॉलम इन अ W3 कॉल 12 कॉलम, 12 कॉलम में से कोई एक कॉलम स्पेसिफाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए यह ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, W3 title is used to display text on an image।
W3 टाइटल का यूज किया जाता है डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन एन इमेज, तो यह भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा 38 नो, या यानी कि W3 टाइटल का प्रयोग इमेज डिस्प्ले करने के लिए होता है, नहीं। अगला आता है W3 रिस्पॉन्सिव क्लास डज नॉट क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव टेबल। W3 रिस्पॉन्सिव क्लास जो होती है वो एक रिस्पॉन्सिव टेबल नहीं क्रिएट करती है, तो यह भी नो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेमवर्क, निम्नलिखित में से कौन एक फ्रेमवर्क नहीं है? डॉट नेट या जावा स्क्रिप्ट या बूटस्ट्रैप या कोको जेएस। तो यह कोको जेएस जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, यह भी फ्रेमवर्क है। डॉट नेट भी एक फ्रेमवर्क है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क नहीं है, तो 40 का बी आंसर सही है। अगला द W3 पैनल क्लास एड 24 पिक्सल ऑफ लेफ्ट एंड राइट पैडिंग टू एनी HTML, तो नहीं, यह 24 पिक्सल नहीं 16 पिक्सल ऐड करता है। और 16 पिक्सल ऐड कहाँ करता है? तो वो ऐड करता है टॉप एंड बॉटम में। अगला W3 border is not one of the class used for W3 CSS table with define। W3 border जो होता है is not for the class use W3 table। W3 CSS में टेबल क्रिएट करने के लिए W3 border क्लास नहीं डिफाइन या यूज की जाती है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो क्या है? बॉर्डर टेबल इज नॉट वन ऑफ द क्लास, ये क्लास नहीं है। तो क्लास है टेबल की, लेकिन ये किसके लिए है? टेबल पर बॉर्डर अप्लाई करने के लिए होता है। अगला W3 CSS स्टैंडर्ड, जैसे कि यहाँ पे क्लासेस दी गई हैं बॉर्डर टेबल, ये क्या करेगा? W3 बॉर्डर क्या कर देता है? बॉर्डर टेबल बना देता है कि टेबल के चारों तरफ बॉर्डर लगा देता है। अगला W3 class is a standard CSS that has W3 CSS is a standard, ये CSS का स्टैंडर्ड है, तो यह क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन है W3 CSS मॉडर्न फ्रेमवर्क। W3 CSS जो है वह एक मॉडर्न फ्रेमवर्क है, तो यह भी सही है कि यह एक मॉडर्न फ्रेमवर्क है जो क्या करता है? रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट करता है। अगला सिंटैक्स टू ऐड कंटेनर इन W3 CSS, अगर हम कंटेनर ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? द क्लास कंटेनर या W3 कंटेनर या क्लास, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम क्या करते हैं यहाँ पर कंटेनर ऐड करने के लिए यूज करते हैं क्लास इक्वल W3 कंटेनर, तो ये क्लास बना दी गई है W3 कंटेनर के साथ के नाम से, तो इसीलिए ये सीट में बनी हुई है। हम क्या करते हैं जैसे कि डिव के साथ में लगाना है तो क्या डिव लगाते हैं, क्लास एट्रीब्यूट लगाते हैं, इसके बाद लगा देते हैं W3 डैश कंटेनर। अगला W3 border 0 is a border property for W3 CSS, which of the following is true? W3 border 0 यह एक बॉर्डर की प्रॉपर्टी है W3 CSS में, तो जैसा कि यह भी पॉइंट सही है कि W3 बॉर्डर 0 जो है यह बॉर्डर के लिए है, लेकिन ये क्या करता है? बॉर्डर को कैसा बनाता है? किस प्रकार का बॉर्डर क्रिएट करता है? तो यह रिमूव कर देता है बॉर्डर को। जैसे कि बॉर्डर से रिलेटेड हमें यहाँ पे कितनी प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं? तो लगभग 8 से 9 क्लासेस मिल जाती हैं। W3 एक बॉर्डर होता है, W3 बॉर्डर है, W3 बॉर्डर बॉर्डर टॉप होता है, इसी तरीके से W3 बॉर्डर बॉटम होता है, इसी तरीके से W3 बॉटम लेफ्ट होता है, बॉर्डर लेफ्ट है, बॉर्डर राइट है। तो 5 क्लासेस ये हो जाती हैं, इन सभी में W3 बॉर्डर लगा हुआ है। और इसके साथ साथ में हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है? इन सभी से किस प्रकार का बॉर्डर बनता है? थिक या थिन? तो ये बनता है थिन बॉर्डर। ये क्या करते हैं? थिन बॉर्डर अप्लाई करते हैं, और जिसमें क्या होता है? ये 1 पिक्सल का बॉर्डर होता है। वही अगर दिया जाता है थिक बॉर्डर अप्लाई करने के लिए, तो हम क्या करते हैं? W3 डैश लेफ्ट बार, W3 डैश राइट बार, W3 डैश टॉप बार,
टॉप बार, W3 डैश बॉटम बार, बॉटम बार। तो ये क्लासेस अगर लगाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये थिक बॉर्डर बनाते हैं, ये थिक बॉर्डर यानी कि चौड़ा बॉर्डर क्रिएट करते हैं। और अगर हम W3 बॉर्डर जीरो कर देते हैं तो ऐसे में क्या कर देता है, ये बॉर्डर को रिमूव कर देता है। और बॉर्डर का कलर लगाने के लिए क्या करते हैं, W3 बॉर्डर, और उसके बाद में कलर का नाम दे देते हैं, कौन सा जो भी कलर हमें अप्लाई करना हो। अगला, W3 CSS is bad to use, no license is necessary। W3 CSS जो है यह पैड है और इसके लिए लाइसेंस आवश्यक नहीं है। तो W3 CSS इज पैड यूज तो नहीं है, ये कैसा है, ये ओपन सोर्स है। यह क्या है, ओपन सोर्स है, पैड यूज नहीं है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला, द क्लास सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ एनी HTML। तो बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, W3 कलर। ये किसके लिए होता है, तो ये होता है टेक्स्ट कलर के लिए। अगर हम टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, W3 टेक्स्ट कलर लगाते हैं। अगला, विच क्लास टू राइट बॉर्डर्ड शैडो फॉर डिस्प्लेइंग पेपर लाइक कार्ड। तो वह कौन सी क्लास होती है जो पेपर कार्ड की तरह क्या कर देता है, शैडो लगाता है या शैडो बॉर्डर लगाता है। तो वो कौन सा होता है, कार्ड क्लास, W3 कार्ड। अब इसके भी क्या है, कार्ड के हमें कई क्लासेस मिल जाती हैं। W3 यहाँ पे कार्ड मिल जाएगा और कर देते हैं फोर W3 कार्ड 2। तो ये क्या कर देता है कि एक जो बॉर्डर इमेज है यानी कि जिस एलिमेंट पे आपने लगा रखा है इसके नीचे क्या करेगा, शैडो अप्लाई करता है। अगर 4 लगाते हैं तो क्या करेगा, 4 पिक्सल की यहाँ पर शैडो मिल जाती है। 2 लगाते हैं तो ये क्या करेगा, 2 पिक्सल की शैडो क्रिएट करता है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क में कौन सा नहीं है, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक। अब ये कंबाइंड क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिक वेबसाइट। एक जो स्टैटिक वेबसाइट होती है उस स्टैटिक वेबसाइट की मुख्य विशेषता क्या होती है। इट कनेक्ट टू अ डेटाबेस, डेटाबेस को कनेक्ट करता है, तो नहीं, क्योंकि कनेक्ट टू डेटाबेस, डेटाबेस की जरूरत किस में पड़ती है, तो वो पड़ती है हमें डायनामिक वेबसाइट में। जो डायनामिक वेबसाइट होती है उसमें डेटाबेस की आवश्यकता होती है। तो अगर पूछा जाता है किस वेबसाइट की या किस प्रकार की वेबसाइट में डेटाबेस की आवश्यकता नहीं है, तो स्टैटिक में आवश्यकता नहीं है, डायनामिक में आवश्यकता होती है। और जो डायनामिक वेबसाइट होती है वो किस प्रोसेस पे काम करती है, तो यह बैकएंड प्रोसेस या बैकएंड बैकएंड सर्वर पर आधारित है या बैकएंड प्रोसेस पर काम करती है। तथा डायनामिक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, डायनामिक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए जो स्क्रिप्ट यूज की जाती है वो किस पर आधारित है, तो इसे बोलते हैं, वो स्क्रिप्ट होती है सर्वर साइड स्क्रिप्ट। सर्वर साइड स्क्रिप्ट, जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है वो किसके लिए यूज की जाती है, डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। और डायनेमिक वेबसाइट जो होती है वो बैकएंड सर्वर पे काम करती है। और सर्वर साइड स्क्रिप्टें होती कौन सी हैं, तो जैसे कि PHP है, ASP है, डॉट नेट है, ये क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है। तो क्वेश्चन में पूछा गया स्टैटिक वेबसाइट की विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता है, इज शो द सेम कंटेंट एवरी टाइम। ये क्या करता है, स्टैटिक वेबसाइट, ये प्रत्येक समय में कंटेंट एक ही जैसा प्रोवाइड कराती, क्योंकि इसका कंटेंट क्या होता है, स्टैटिक वेबसाइट का जो कंटेंट होता है ये फिक्स होता है, इसीलिए प्रत्येक विजिटर के लिए समान होता है। जबकि जो डायनेमिक वेबसाइट होता है इसका जो कंटेंट होता है, इसका कंटेंट ये प्रत्येक यूजर के लिए अलग हो सकता होता है, क्योंकि ये रियल टाइम जनरेट होता है, यह रियल टाइम जनरेट होता है, जनरेट होता है। तो किस वेबसाइट का कंटेंट रियल टाइम जनरेट होता है,
तो होता है डायनामिक का। अगला, एक वेबसाइट को होस्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो वेबसाइट होस्ट करने के लिए हमें वेब सर्वर की आवश्यकता होती है। व्हाट इज नीडेड टू होस्ट अ वेबसाइट? वेब सर्वर या वेब ब्राउजर या वेब एडिटर या डोमेन कंट्रोल? तो यहाँ पर हमें वेब सर्वर की जरूरत पड़ती है वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। तो होस्ट करने का मतलब जिसे हम बोलते हैं होस्टिंग परचेज करना या होस्टिंग। तो हमारी होस्टिंग कहाँ होती है? वेब सर्वर। वेब ब्राउजर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वेब पब्लिश करने के लिए, कि अगर हम वेबसाइट को क्या करना चाहते हैं या अपने वेब पेज को पब्लिश करना चाहते हैं, तो वेब पेज को पब्लिश करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? वेब ब्राउज़र की। और टेक्स्ट एडिटर किसके लिए होता है? तो यह वेब पेज क्रिएट करने के लिए, यह वेब पेज क्रिएट करने के लिए, इस पर हम वेब पेज क्रिएट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? इनमें से कौन सी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? जैसे कि जावा स्क्रिप्ट क्या है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जो जावा पीएचपी है, ये सभी क्या है? सर्वर साइड है, यह सर्वर साइड है। पाइथन भी कैसी है? तो यह सर्वर साइड है। लेकिन जो जावा स्क्रिप्ट है, ये एक्चुअल तरीके से ये दोनों साइडों पर काम करती है, यानी कि ये सर्वर साइड भी है, ये सर्वर साइड स्क्रिप्ट भी है, और इसके साथ साथ में यह क्लाइंट साइड भी स्क्रिप्ट है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट भी है। तो इस वजह से यहाँ पर क्लाइंट साइड इस पर जब पूछा गया है तो कौन सा ऑप्शन हो जाता है? सी ऑप्शन सही है। और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो उसका प्रयोग किया जाता है स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए या स्टैटिक वेबसाइट में। जबकि सर्वर साइड का प्रयोग कहाँ ये किया जाता है? तो ये किया जाता है डायनामिक वेबसाइट या डायनामिक वेब पेज, डायनामिक वेबसाइट में या डायनामिक वेब पेज में यूज किया जा रहा है सर्वर साइड का। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन वेब पेज बनाने की प्रक्रिया में पहला कदम है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द क्रिएटिंग अ वेब पेज? तो वेब पेज क्रिएट करने में सबसे पहला कदम है कि हम क्या करेंगे? क्रिएट एचटीएमएल स्ट्रक्चर, एचटीएमएल स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उससे होस्ट करेंगे वेबसाइट पर। अगला, एक वेबसाइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ द बैक एंड ऑफ वेबसाइट? एक वेबसाइट के लिए बैक एंड वेबसाइट कौन से कार्य नहीं करता है? यानी कि जो बैक एंड वेबसाइट पर आधारित, बैक एंड प्रोसेस पर आधारित वेबसाइट होती है, वो इनमें से कौन सा काम नहीं करती? डेटा प्रोसेसिंग का काम करती है, सर्वर साइड कौन सी पर काम करती है? डेटाबेस एक्सेस करती है, लेकिन यूआई डिस्प्ले पर काम नहीं करती है। कौन? बैकएंड। और बैकएंड आधारित कौन है? तो वो है डायनेमिक वेबसाइट, या डायनेमिक वेबसाइट बैकएंड प्रोसेस पर काम करती है। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। मैचिंग दिया गया है कि हमें क्या करना है? मैच कराना है। और उम्मीद है कि यहाँ पर आपका जो इस टाइप के जो मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, हो सकता है इसी पैटर्न से रिलेटेड आपको 2 4 6 क्वेश्चन या 1 2 क्वेश्चन आपको फाइनल पेपर में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आता है इंटरनेट, इंटरनेट, इंटरनेट। तो यहाँ पे 3 वर्ड दिए गए हैं, तीनों में क्या अंतर है? पहला इंटरनेट है, दूसरा इंटरनेट है, तीसरा जो है वो है इंट्रानेट है। यहाँ पे इंटरनेट है नहीं है, ए लगा हुआ है, इंटरनेट है। इस इंटरनेट में क्या है? अपर आई है, इसमें लोअर आई है। तो अपर केस आई के साथ में जो दिया जाने वाला इंटरनेट होता है, वो किसको संदर्भित करता है? तो ये संदर्भित करता है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर एंड सर्वर दैट आर कनेक्टेड ईच अदर यूजिंग स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। यानी कि ये क्या करता है? नेटवर्कों के नेटवर्क को संदर्भित करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अपर केस इंटरनेट से इंडिकेट कराते हैं। जबकि दूसरा कौन सा आता है? लोअर केस इंटरनेट। लोअर केस इंटरनेट क्या है? इट अ प्राइवेट नेटवर्क दैट accessible टू ऑथराइज्ड यूजर विद इन ऑर्गेनाइजेशन। यह एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो किसी
प्राइवेट ऑथराइज्ड यूजर के द्वारा क्या किया जा रहा है, किसी अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जा रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे तीसरा देखते हैं तो तीसरा हमें कौन सा मिल जाता है कि इंट्रानेट किसे कहते हैं, तो प्राइवेट नेटवर्क दैट अलाउ एक्सटर्नल पार्टीज टू एक्सेस certain पार्टीज पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट। तो यहाँ पे सी में कौन सा आ जाता है, टू आ जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, which of the following CSS property has the highest precedence in determining final style of an element? निम्नलिखित में से कौन सी CSS प्रॉपर्टी किसी तत्व की अंतिम शैली निर्धारित करने में सर्वोच्च प्राथमिकता रखती है? तो वह इनलाइन स्टाइल है, सेलेक्टर स्पेसिफिकेशन है, या ऑर्डर ऑफ डिक्लेरेशन इन CSS फाइल, या नॉट इक्वल इम्पॉर्टेंट यानी कि तो यहाँ पे ये पहला ऑप्शन है यानी कि इम्पोर्टेंट। CSS में जो सर्वोच्च प्राथमिकता रखती है वो कौन सी, उसकी इम्पोर्टेंस है। अगला है, विच प्रिंसिपल ऑफ वेब पेज डिजाइन emphasize द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर इमेज? वेब पेज डिजाइन का कौन सा सिद्धांत इमेज के लिए वैकल्पिक टेक्स्ट प्रदान करने का महत्व पर जोर देता है, यानी कि वैकल्पिक टेक्स्ट देने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, तो वो हम अल्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो जो अल्ट एट्रीब्यूट यूज करते हैं वो किस सिद्धांत पर क्या करता है, जोर दे रहा है, तो वो किस पे, एक्सेसिबिलिटी पे जोर दे रहा है। यानी कि हमने यहाँ पे अगर एक इमेज दे रखी थी और जिस टाइम ये क्या है, इमेज एक्सेसिबल नहीं है, तो ऐसे में क्या करा देता है, ये एक अल्टरनेट इमेज जो अल्ट एट्रीब्यूट के माध्यम से हमने स्पेसिफाई करा रखी है इस पर हमें पहुंचा देता है। तो ऐसे में हमारी एक्सेसिबिलिटी के सिद्धांत को ये क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। वैसे ही इस पिछले क्वेश्चन में था कि जो कौन सी CSS प्रॉपर्टी किसी तत्व की अंतिम शैली निर्धारित करने में सर्वोच्च प्राथमिकता निभाती है, तो सर्वोच्च प्राथमिकता उसकी इम्पोर्टेंट जो है निभाती है। अगला आता है, to create a grid layout in W3 CSS which of the following is the correct? W3 CSS में grid layout बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो W3 row for rows and cell for columns। तो यहाँ पे सेल नहीं होता है, कॉल होता है, ये पॉइंट गलत हो जाता है, इसी वजह से ये पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला, यूज W3 ग्रिड फॉर रोज, रो क्रिएट करने के लिए W3 रो होता है ना कि ग्रिड होता है, तो ये पॉइंट गलत हो जाता है, कॉल्स वाला सही है इसलिए ये भी गलत है। अगला था, यूज W3 रो पैडिंग फॉर रोज एंड W3 कॉल फॉर कॉलम। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, W3 रोज जो होता है, क्या पूछा गया, ग्रिड लेआउट बनाना है तो यहाँ पे रोज जो होता है वो रो क्रिएट करने के लिए होता है, और W3 कॉल किसके लिए होता है, तो ये कॉलम क्रिएट करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सी कॉमनली यूज फॉर द वेब पब्लिशिंग? कौन सा ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, CMS सिस्टम है, जो आमतौर पर वेब पब्लिशिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो होता है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस जो है ये CMS यानी कंटेंट मैनेज सिस्टम है, जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो वेब पब्लिशिंग में किया जाता है। जबकि फोटोशॉप क्या है, तो ये है फोटो एडिटर, इसके उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो ये किया जाता है फोटो एडिटिंग के लिए, ना कि वेब पब्लिशिंग के लिए। ड्रीम व्यूअर किसके लिए होता है, तो ड्रीम व्यूअर जो होता है ये वेब पेज क्रिएट करने के लिए होता है, या वेब पेज क्रिएट करता है, जैसे ड्रीम वीवर है, विजुअल स्टूडियो कोड है। अगला आता है, आइडेंटिफाई द बेसिक लिस्ट इन HTML। बेसिक लिस्ट कौन है, तो W3 UL है। अगला आता है, हाउ टू यू क्रिएट अ हॉवर इफेक्ट फॉर लिस्ट आइटम यूजिंग W3 CSS। आप W3 CSS का उपयोग करके सूची आइटम के लिए हॉवर इफेक्ट बनाते हैं, तो W3 हॉवरेबल टू द UL और OL। यानी कि अगर हम उपयोग करके सूची आइटम के लिए हॉवर, सूची के आइटम को हॉवर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कर देंगे, एड W3 हॉवरेबल टू द UL और OL। UL और OL जो भी हम यूज कर रहे हो उसी के साथ में क्या कर देंगे,
हॉवरेबल क्लास यूज़ कर देंगे और जब हॉवरेबल यूज़ कर लेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उस लिस्ट में जितने भी एलाइ आएँगे, या जितने भी आइटम आएँगे वो सभी क्या कर दिए जाएँगे, हॉवर कर दिए जाएँगे। अगला, जावास्क्रिप्ट व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन? तो जावास्क्रिप्ट में इसका रिजल्ट क्या होगा? तो जावास्क्रिप्ट में जो रिजल्ट होगा, पहला क्या है, एक स्ट्रिंग दी गई है। एक मिनट पॉज़ करते हैं। हुँ। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन? एक एक्सप्रेशन दी गई है और इस एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा? तो इस एक्सप्रेशन में अगर हम देखते हैं, फर्स्ट वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है, और सेकंड भी क्या है, यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू है। तो ऐसे में जब वो जावा इंजन को क्या करता है, एक एक्सप्रेशन में स्ट्रिंग और इंटीजर मिलता है तो इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देता है, और जब कॉन्कैटिनेट करता है तो क्या मिल जाता है, 52 मिल जाता है। अगला था विच सीएसएस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू अलाइन इमेज हॉरिजॉन्टली विद इन अ कंटेनर। एक कंटेनर के भीतर इमेजों को क्षैतिज रूप से संरेखित करने के लिए किस सीएसएस प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सीएसएस के अंदर यूज अलाइन इमेज हॉरिजॉन्टली, तो हम इमेजों को क्या करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टली अलाइन कराना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कराएंगे, इमेज अलाइन लगाएंगे या टेक्स्ट अलाइन लगाएंगे या अलाइन लगाएंगे? तो हम यहाँ पे टेक्स्ट इमेज को अलाइन कराना चाहते हैं, तो इमेज को अलाइन कराने के लिए हमें यहाँ पे अलाइन प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। वो कहाँ पर अलाइन कराना चाहते हैं, जैसे कि आप W3 डैश लेफ्ट लगा देंगे, लेफ्ट, या W3 डैश सेंटर लगा देंगे तो सेंटर अलाइनमेंट अलाइन पे आ जाएगा। वही अगर W3 राइट लगा देते हैं तो इमेज कहाँ जाएगी, राइट अलाइनमेंट पे आ जाएगी। अगला, which of the following is true when using the W3 hoverable class in W3 CSS table? W3 CSS पर W3 hoverable class का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? It make table header sticky at the top when scrolling, नहीं। It apply a hover effect to the table row changing their background color, तो ये क्या करता है, hoverable effect अप्लाई करेगा, जब भी हम उस पे क्या करेंगे, माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो ये रो का कलर चेंज करेगा, या रो के बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा कौन, हावरबल क्लास। अगला, इन द W3 CSS हाउ कैन यू अप्लाई अल्टरनेटिंग बैकग्राउंड कलर टू लिस्ट आइटम विदाउट राइटिंग कस्टम CSS? W3 CSS में आप कस्टम CSS लिखे बिना सूची आइटमों पर वैकल्पिक बैकग्राउंड कलर लागू कर सकते हैं? तो यह सही है कि हम लागू कर सकते हैं। यूज द W3 स्क्रिप्ट क्लास, यानी कि हम क्या करेंगे, W3 स्क्रिप्ट लगा देंगे, और स्क्रिप्ट क्या करता है, तो ये स्क्रिप्ट जो होता है ये अल्टरनेट कलर फिल करता है। तो ये क्या करता है, अल्टरनेट कलर फिल करता है। अल्टरनेट कलर फिल करने का मतलब ये क्या करेगा, प्रत्येक इवन को वाइट रखता है, प्रत्येक प्रत्येक ऑड को वाइट रखता है, इवन के अंदर कलर फिल करता रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कलर फिल करेगा और यहाँ पे कलर फिल करेगा, तो इस तरीके से चलता रहेगा। अगला, विच टैग क्रिएट अ चेकबॉक्स फॉर फॉर्म इन HTML? कौन सा टैग HTML में फॉर्म में चेकबॉक्स के लिए यूज किया जाता है? तो इनपुट टाइप चेकबॉक्स लगाते हैं जो क्या कर देता है, चेकबॉक्स क्रिएट कर देता है। अगला, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंगुलर जेएस? एंगुलर जेएस का उद्देश्य क्या है, टू सेपरेट कंसर्न एंड ऑर्गेनाइज कोड।
To define roots of the application to AngularJS is a separate concern the organized code. अगला, which selector is used to wildcard character to select all element on a page. एलिमेंट पर सभी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए वाइल्ड कार्ड करेक्टर के रूप में किस सेलेक्टर का यूज किया जाता है? तो कौन सा सेलेक्टर होता है वाइल्ड कार्ड के रूप में जो पूरे पेज पर लागू होता है? तो वो होता है कौन सा? यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए कौन सा सिंबल होता है? तो वो होता है स्टार। स्टार क्या करता है? यूनिवर्सल सेलेक्टर बनाता है, जबकि डॉट, जो डॉट होता है ये कौन सा सेलेक्टर बनाता है? तो ये बनाता है क्लास सेलेक्टर। और अगर वही हैश लगा दिया जाता है तो हैश कौन सा सेलेक्टर बनाता है? तो ये बनाता है आईडी सेलेक्टर। अगला आता है द फ्रेम सेट। एलिमेंट कैरी विच एट्रीब्यूट। फ्रेम सेट एलिमेंट कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो रोज एंड कॉल्स होती हैं, यानी कि फ्रेम सेट को क्या कर फ्रेम सेट किस पे काम करता है? रो कॉल्स पे करता है, डिवाइड करता है। रोज क्या करेगा? कॉल्स क्या करेगा? कॉलम में डिवाइड करता है। कितने कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं? रोज किसके लिए होता है? रो में डिवाइड करने के लिए। कितनी रो में आप एक फ्रेम को डिवाइड करना चाहते हैं? अगला, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर द फोटोशॉप फाइल। जो फोटोशॉप फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? पीएसटी होता है, डॉट पीएसटी। अगला, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू राइट स्काई इज ब्लू। अगर हमें स्काई इज ब्लू लिखना है तो जावा में इनमें से कौन सा स्क्रिप्ट करेक्ट होगा? तो इसके लिए जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट किसके लिए है? आउटपुट के लिए है वेब पेज पर। और स्ट्रिंग दी गई है तो इस स्ट्रिंग को हम यहाँ पे डबल कोटेशन में पास कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? बी ऑप्शन सही है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट W3 CSS। W3 CSS के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है? W3 इज नॉट स्टैंडर्ड CSS, तो यही सही नहीं है, जबकि क्या है? ये CSS का एक स्टैंडर्ड है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू W3 कंटेनर क्लास। निम्नलिखित में से कौन W3 कंटेनर क्लास से संबंधित नहीं है? सेक्शन W3 कंटेनर नहीं है, या डिव नहीं है, हेड नहीं है, गेट नहीं है। तो गेट नहीं है। गेट क्या क्या है? तो ये फॉर्म को सबमिट करने का मेथड होता है ना कि यह गेट एक कंटेनर टैग है, जबकि ये तीनों क्या मिलते हैं? कंटेनर टैग मिलते हैं। अगला, व्हाट इज द यूज ऑफ W3 टेक्स्ट रेड इन द CSS। W3 टेक्स्ट रेड अगर हम लगाते हैं तो ये क्या करेगा? सेट द टेक्स्ट कलर रेड, टेक्स्ट का कलर रेड सेट कर देगा। अगला आता है, कॉमनली यूज थ्री वेब बेस्ड इमेज फॉर्मेट इन। आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले तीन वेब आधारित इमेज प्रारूप कौन से हैं? तो वेब आधारित इमेज यानी कि वेब पेज में मोस्टली जो यूज किए जा रहे हैं वो कौन कौन सी प्रकार की इमेजें हैं? जेपीजी या जेपीजी फाइल होगी, या जीआईएफ फाइल, या पीएनजी फाइल। तो ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर डेवलप सीएसएस फ्रेमवर्क इज नोन एज बूटस्ट्रैप। ट्विटर के द्वारा सीएसएस फ्रेमवर्क के लिए ट्विटर द्वारा विकसित सीएसएस फ्रेमवर्क किस नाम से जाना जाता है? बूटस्ट्रैप के नाम से। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेब पब्लिशिंग टूल। वेब पब्लिशिंग टूल किसे कहते हैं? जिसे क्या क्या बोलते हैं? टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर क्या है? एक वेब पब्लिशिंग टूल है, तो वो क्या हो जाएगा? नोटपैड प्लस प्लस। जबकि एडोब फोटोशॉप क्या है? तो एडोब फोटोशॉप क्या हो जाएगा? यह एक फोटो एडिटर है, ना कि टेक्स्ट एडिटर है। एक फोटो एडिटर है। मोजिला फायरफॉक्स क्या है? तो मोजिला फायरफॉक्स जो है यह एक वेब ब्राउज़र है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो वह एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द CSS एक्सटेंशन प्रीफिक्स फॉर वेबकिट। तो वेबकिट निम्नलिखित में से कौन वेबकिट के लिए CSS एक्सटेंशन का प्रीफिक्स है? तो होगा डैश वेब। अगला आता है, which built-in JavaScript method is used to convert string to an integer। built string को इंटीजर में बदलने के लिए जावा का कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है? तो वो होता है पार्स इंट। अगला, द लेटेस्ट HTML स्टैंडर्ड इज HTML5। अगला आता है, व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन टाइप इन विच नोटपैड फाइल कैन बी सेव। डिफॉल्ट एक्सटेंशन टाइप क्या है जिसमें नोटपैड फाइल सेव करता है या की जाती है? तो
नोटपैड है क्या टेक्स्ट एडिटर है, तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेगा जिसका एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी होता है। इसीलिए क्या होता है, जब भी हम टेक्स्ट एडिटर पर या नोटपैड पर कोई भी वेब पेज या वेब प्रोग्राम टाइप करते हैं तो उसे सेव करते टाइम हम मैन्युअली डॉट एचटीएमएल यानी कि वेब पेज का एक्सटेंशन देते हैं जिससे कि वो वेब पेज के रूप में सेव होता है। अगला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर द फॉलोइंग कोड एग्जीक्यूट, निम्नलिखित कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद हमें आउटपुट क्या मिलेगा, तो वेरिएबल एक्स की वैल्यू 5 है, अगर एक्स क्या है, बड़ा होगा 10, तो यहाँ पे 5 दिया गया है, बड़ा है 10, तो क्या किया जाएगा, एक्स में 5 प्लस 5 किए जाएंगे, तो ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, फॉल्स हो रही है, तो कंडीशन फॉल्स हो रही है। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो कंडीशन फॉल्स होने पर कंट्रोल स्टेटमेंट जो होगा वो डायरेक्टली कहाँ आ जाएगा, यहाँ एल्स के पास में आएगा। कब, जब ये कंडीशन फॉल्स हुई है तब। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कंडीशन ट्रू होने पर ये कहाँ पहुँचता है, इस वाले स्टेटमेंट पे पहुँचता है जब कंडीशन ट्रू होती है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, ऐसे में एल्स पे आएगा, एल्स में क्या है, एक्स बराबर एक्स माइनस 5, तो 5 माइनस 5 कर दिया जाता है, तो एक्स के अंदर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो आउटपुट 0 हमें मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल सपोर्ट, एचटीटीपी प्रोटोकॉल जो होता है वो किसको सपोर्ट करता है, प्रॉक्सी सर्वर को सपोर्ट करता है। अगला, W3 टेबल डज नॉट प्रोवाइड द फॉलोइंग क्लास फॉर टेबल, W3 टेबल निम्नलिखित में से कौन सी क्लास प्रोवाइड नहीं कराता है, तो स्ट्रिप नहीं कराता है। स्ट्रिप क्या कर होती है, क्लास बॉर्डर होती है, बॉर्डर्ड होती है। बॉर्डर किसके लिए है, तो बॉर्डर जो है इससे पीछे भी कर चुके हैं, ये टेबल बॉर्डर के लिए है, जबकि ये किसके लिए होता है, तो ये होता है सेल बॉर्डर के लिए। बॉर्डर्ड जो क्लास है W3 बॉर्डर्ड, वो सेल बॉर्डर के लिए होती है। स्क्रिप्ट क्या है, अल्टरनेट कलर फिल करने के लिए है। अगला, एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन लिखने का सही सिंटैक्स क्या है, तो एक्सप्रेशन को कहाँ रखा जाता है, डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर पास किया जाता है। जैसे कि अगर हम एक्सप्रेशन के में दे देते हैं 5 + 10, तो ऐसे में आउटपुट हमें क्या मिल जाता है, 15 यहाँ पे मिल जाएगा। और इसी तरीके से अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए एंगुलर जेएस की कौन सी डायरेक्टिव्स होती है, तो वो यूज करते हैं ng bind डायरेक्टिव्स, ng bind। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो जैसा कि सफारी क्या है? वेब ब्राउज़र है, बुल्स वेब ब्राउज़र है, पैल्मोन एक वेब ब्राउज़र है, बिंग वेब ब्राउज़र नहीं है, ये क्या है? तो यह एक है सर्च इंजन। यह एक सर्च इंजन है और ये सर्च इंजन किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित किया जाने वाला जो सर्च इंजन है वो है बिंग। अगला, मार्क्यू टैग इज यूज्ड फॉर, मार्क्यू टैग किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो स्क्रॉल प्लेस ऑफ टेक्स्ट और इमेज, इमेज या टेक्स्ट को स्क्रॉल करने के लिए। जैसे कि एक वेब पेज है, अब कई वेब पेज या वेबसाइट हम देखते हैं कि टेक्स्ट जो होता है वो ऑटोमेटिक मूव होता रहता है, तो जब मूव होता रहता है तो उस पर कौन सा प्रभाव लगा हुआ है या कौन सा टैग लगाया गया है, तो उस पर मार्क टैग लगाया गया है। जैसे कि एक पैसेज दिया जाता है और उस पैसेज में हम लिखते हैं हेलो, और उसे क्या कराना है, रन कराना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पी टैग लगाते हैं एचटीएमएल में, फिर उसके बाद मार्क क्यू लगा देंगे, मार्क क्यू, और फिर उसके बाद क्या देना है, हेलो वर्ड देना है या हम मैसेज देना चाहते हैं, फिर उसके बाद मार्क क्यू को कर देंगे क्लोज, मार्क क्यू क्लोज करने के बाद फिर पैसेज को भी क्लोज कर देंगे। अब क्या होगा, ये जो हेलो वर्ड है ये पेज में ऑटोमेटिक लेफ्ट टू राइट मूव होता रहता है। अगला, इफ यू थिंक द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन चेंज देन विच कीवर्ड इज यूज, अगर आपको लगता है कि वेरिएबल का मान बदल सकता है तो कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है, तो उसके लिए लेट कीवर्ड यूज करते हैं। कॉन्स्ट की वैल्यू बदली नहीं जा सकती, ये क्या है, वैल्यू बदली नहीं जा सकती है क्योंकि ये वैल्यू को क्या कर देता है, तो यह वैल्यू को कांस्टेंट, वैल्यू या वेरिएबल को कांस्टेंट बना देता है, कांस्टेंट बना देगा जिससे पूरे प्रोग्राम में वह बदली नहीं जा सकती है, जबकि लेट जो होता है बदली जा सकती है।
अगला टैग इज रिप्रेजेंट इन सीएसएस सेलेक्टर। सीएसएस में हैश टैग संदर्भित, जो हैश टैग होता है वो किसको संदर्भित करता है, यूनिवर्सल क्लास या आईडी, तो ये आईडी सेलेक्टर को, तो आईडी सेलेक्टर बना रहा है। हैश टैग यूनिवर्सल सेलेक्टर कौन बनाता है, तो वो स्टार टैग बनाता है। और जो क्लास टैग बनाता है, क्लास सेलेक्टर बनाता है, वो कौन होता है, डॉट होता है। अगला था इन द एचटीएमएल फॉर्म द नेम एट्रीब्यूट इज मिसिंग। अगर आपके एचटीएमएल फॉर्म में नेम एट्रीब्यूट मिसिंग है, व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ नॉट यूजिंग इन द नेम एट्रीब्यूट। तो एचटीएमएल फॉर्म में नाम एट्रीब्यूट ना करने, उपयोग ना करने का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, वैल्यू ऑफ द इनपुट फील्ड विल नॉट बी सबमिटेड, कि आपने जो इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू फिल की है वह वैल्यू सबमिट नहीं की जाएगी। अगला, which of the following properties can be used to set the space between the border of adjacent cell if border collapse it's set to separate। ये border collapse को अलग करने के लिए सेट किया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी का उपयोग आसान सेलों के बॉर्डरों के बीच स्पेस सेट करने के लिए किया जाता है, तो होता है बॉर्डर स्पेसिंग, यानी कि हमने बॉर्डर को कोलैप्स नहीं किया है, कोलैप्स को अलग किया गया है, यानी कि कोलैप्स प्रॉपर्टी क्या कर दी गई, सेपरेट की गई है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि जो बॉर्डर होंगे ये बॉर्डर आ जाएंगे। अब इन बॉर्डरों के बीच में हम क्या चाहते हैं, स्पेसिंग चाहते हैं, तो लगाएंगे सेल स्पेसिंग या बॉर्डर स्पेसिंग। सेलों के बॉर्डरों के बीच में, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा ये ऑप्शन। सेल स्पेस सेट द स्पेस बिटवीन द बॉर्डर ऑफ द एडजेसेंट सेल। बॉर्डरों के बीच स्पेस सेट करने के लिए, तो यहाँ पर बॉर्डर जो होगा सेल का बॉर्डर ये है और दूसरा ये है, तो इसके बीच का ये जो स्पेस होगा ये क्या होगा, सेल स्पेसिंग होगा, सेल पैडिंग नहीं होगा। सी ऑप्शन सही है। अगला, अ वेब कुकीज इज अ वेरी ब्रीफ पोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज। वेब कुकी सूचना का बहुत ही संक्षिप्त भाग है जो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेड द वेबसाइट एंड सेव द यूजर कंप्यूटर बाय यूजर वेब ब्राउजर व्हेन आर ब्राउजिंग अ वेबसाइट। सी ऑप्शन सही है। अगला, विच अमाउंट दीज इज नॉट अ वेब ब्राउजर, इनमें से कौन वेब ब्राउजर नहीं है, तो वह क्रोम वेब ब्राउजर, ओपेरा, नेट सर्फ। डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है, सर्वरों का सर्वर है, डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है, तो यह सर्वर है। डब्ल्यू डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था, कौन है फाउंडर, तो वह है टिम बर्नर्स ली। कब इन्होंने आविष्कार किया था, 1989 में किया था। कहाँ, सान जेनेवा स्विट्जरलैंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर वेब बेस्ड फोटो एडिटर। सबसे पॉपुलर वेब आधारित फोटो एडिटर क्या है, तो वो है कैनवा। अगला, विच क्लास ऑफ W3 CSS टेबल यूज टू डिस्प्ले अ बॉर्डर अराउंड अ टेबल। टेबल के चारों तरफ बॉर्डर लगाने के लिए W3 बॉर्डर, और टेबल सेल के चारों तरफ अगर, यानी कि अगर सेल के चारों तरफ या सेल पर बॉर्डर लगाना हो तो ये क्या करेगा, तो वो क्या बॉर्डर लगाएंगे। W3 बॉर्डर्स के नाम से कोई क्लास नहीं है। अगला आता है, वाई आर वेरिएबल यूज इन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में वेरिएबल का उपयोग क्यों किया जाता है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग के लिए, या बोथ के लिए, तो दोनों के लिए। और जो वेरिएबल होते हैं, यानी कि जो वेरिएबल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो जैसे कि एक होता है लोकल वेरिएबल और दूसरा कौन सा होता है, ग्लोबल वेरिएबल। और वेरिएबल डिक्लेयर करने के कुछ नियम होते हैं कि वेरिएबल हमेशा किससे स्टार्ट होना चाहिए, वेरिएबल नेम जो होना चाहिए, वेरिएबल नेम हमेशा किससे स्टार्ट होना चाहिए, तो वो ओनली कैरेक्टर से ही स्टार्ट होना चाहिए, कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए। वेरिएबल में नेम में अलाउ क्या है, तो अलाउ ओनली क्या है, कोई भी कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर या एनी अल्फाबेट, एनी अल्फाबेट और 0 to 9 कोई डिजिट, इसके साथ साथ में स्पेशल कैरेक्टर के रूप में अंडरस्कोर या डॉलर।
2 स्पेशल कैरेक्टर लगा सकते हैं, लेकिन स्पेस आप नहीं दे सकते हैं। अल्फ़ाबेट, हमेशा वेरिएबल नेम क्या होना चाहिए? अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होना चाहिए। वेरिएबल नेम क्या होना चाहिए? कीवर्ड से, यानी कि जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के कीवर्ड से मैच ना हो। कीवर्ड, लैंग्वेज का कीवर्ड ना हो। जैसे कि लेट, हैवर हो गया, कांस्ट हो गया, तो या इसके अलावा अन्य जैसे कि इफ है, एल्स है, तो ये जो नेम होंगे वो वेरिएबल के रूप में एक्सेप्ट नहीं होंगे। अगला आता है विच ऑफ दीज ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर इज CSS मैच एवरी एलिमेंट दैट नॉट द स्पेसिफिक एलिमेंट सेलेक्टर। CSS W3CS में निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्टर प्रत्येक एलिमेंट से मेल खाता है जो निर्दिष्ट तत्व का चयन नहीं है? तो क्या होगा? नॉट सेलेक्टर। ये क्या बना हुआ है? तो ये सूडो सेलेक्टर बना हुआ है। तो ये सूडो सेलेक्टर बना हुआ है। और सूडो सेलेक्टर की पहचान क्या होती है कि नेम से पहले कॉलन लगाया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि ऐसे सेलेक्टर पर अप्लाई नहीं किया, यानी कि जो मैच हो जाएगा सेलेक्टर उस पर अप्लाई नहीं करेगा, तो इसके लिए नॉट लगा हुआ है। अगला आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी डिफाइन हाउ एन इमेज और वीडियो fits into container with the established height and width में कौन सी CSS प्रॉपर्टी परिभाषित करती है कि एक इमेज या वीडियो स्थापित ऊंचाई और चौड़ाई के साथ में कंटेनर में कैसे फिट होती है? तो क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट फिट। अगला आता है which feature is used to adjust the color tone and give a vintage look a image। तो रंग टोन को समायोजित करने के लिए इमेज को विंटेज लुक देने के लिए किस सुविधा का प्रयोग किया जाता है? तो सेपिया। सेपिया क्या है? तो यह एक इफेक्ट है। यह एक इफेक्ट है। और इफेक्ट का मतलब क्या है? फिल्टर इफेक्ट। इमेज को क्या कर रहा है? फिल्टर कर रहा है। इसके लिए हमें W3 CSS में क्लास मिलती है। कौन सी क्लास मिलती है? वो मिलती है W3 सेपिया। अगला, व्हाट इज द what is the them for removing unwanted element from an image। किसी इमेज के अवांछित तत्वों को हटाने के लिए क्या शब्द यहाँ पे टर्म होगा? TER इस्तेमाल किया जाता है? तो उसे कहते हैं क्रॉपिंग, यानी कि जो अगर अवांछित, जो हमें नहीं चाहिए वो हटाना है, तो जो चाहिए उसे हम क्या कर लेते हैं? क्रॉप कर लेते हैं। अगला आता है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज टू रिमूव स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन इमेज। इमेज के किसी विशिष्ट हिस्से को हटाने के लिए क्या यूज करते हैं? इरेजर टूल। अगला, टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव टेबल प्रॉपर्टीज यूज रिस्पॉन्सिव टेबल प्रॉपर्टी बनाने के लिए किस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है? ओवरफ्लो एक्स आई टू। अगला, व्हाट क्लास इज यूज टू मेक अ टेबल रिस्पॉन्सिव इन W3 CSS। तो W3 CSS में W3 रिस्पॉन्सिव को यूज करते हैं टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। विच एचटीएमएल टैग इज यूज टू डिफाइन द मैन हेडिंग ऑफ अ पेज। हेडिंग डिफाइन करने के लिए कौन सा है? मैन हेडिंग। तो सबसे बड़ी हेडिंग रहेगी या सबसे बड़ा लेवल रहेगा वो कौन रहेगा? H1 रहेगा। और जो सबसे स्मॉल हेडिंग लेवल होता है वो कौन सा होता है? तो वो जैसा कि H6 होता है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हैं इसमें।